वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। वेब थ्री की दुनिया का आज सबसे इम्पोर्टेंट शो है। इम्पोर्टेंट इस हिसाब से है क्योंकि हम वेब थ्री की दुनिया की हम जब बात करते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है वेब थ्री के अंदर, और स्पेशली अगर हम आपको एक ऐसी चीज बताएं कि जब पूरी दुनिया के अंदर और खासकर इंडिया के अंदर ये डिबेट हो रही है कि क्या वेब थ्री का कोई यूज केस भी है कि नहीं, या वेब थ्री एक सिर्फ एक हाइप है, या वेब थ्री के दम पे, और वेब थ्री क्योंकि एक हाई पे, इसके बेसिस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत सारे वीसीस पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज का पता ही नहीं है कि उनका एक्चुअल में कोई यूज केस होगा नहीं होगा। तो कहीं ये ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग इसका चंद लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और वाकई में टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं है, कोई यूज केस नहीं है। आज का जो शो है उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेगा कि एक्चुअली में वेब थ्री का क्या यूज केस है, और कहाँ पे जो पब्लिक ब्लॉकचेन है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी एप्लीकेशन एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि उसके ऊपर जो है कास्ट सर्टिफिकेट्स जो है, राइट, वो इशू किए जा रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि जो सर्टिफिकेशंस है, तो एक डिस्ट्रिक्ट कास्ट सर्टिफिकेट्स जो इशू कर रहा है अपने जिले के अंदर, वो ब्लॉकचेन पे इशू कर रहा है। और कौन सी ब्लॉकचेन पे? इथेरियम ब्लॉकचेन पे। कैसे इशू कर रहा है, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि क्या बिना यू नो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके बिना सहमति के, या उनके बिना इनिशिएटिव के पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आज का शो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। आज का शो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है, या कभी आप भी इस दुविधा में पड़ते हो, या आप कहीं मीडिया रिपोर्ट पढ़ते हो कि क्या वेब थ्री का कोई यूज केस है कि नहीं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो और इनफैक्ट रिकमेंड भी कर सकते हो कि ये देखो, इंडिया के अंदर पहली बार एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया, एक ऐसे जिले में, महाराष्ट्र के एक ऐसे जिले में जहां पे एक्चुअली में उसका यूज केस है, और इथेरियम के ऊपर जो है किस तरीके से सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे हैं, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो है मैं इनवाइट करूंगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से जो पास आउट है, शुभम गुप्ता, जो कि आईएएस ऑफिसर भी हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने रिसेंटली ये असिस्टेंट कलेक्टर भी हैं, और रिसेंटली इन्होंने जो है लॉ के अंदर डिग्री भी पास आउट की है। तो मतलब एक अमेजिंग हिस्ट्री है शुभम गुप्ता के पीछे। और साथ में आज मैं बुलाना चाहूंगा नील मार्टिस को। नील मार्टिस के की टेक्निकल नो हाउ की वजह से, और इनका जो प्रोजेक्ट है, जो इनकी कंपनी है लेजिट डॉग, उसके कहीं ना कहीं वजह से ये पूरा पॉसिबल हो पाया। उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट दिया, और शुभम गुप्ता ने, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं और जो असिस्टेंट कलेक्टर हैं, उनके इनिशिएटिव की वजह से, उनकी सहमति की वजह से, उनकी सोच की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। मैं दोनों को आमंत्रित करना चाहूंगा नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो मेरे साथ हैं शुभम गुप्ता, जो कि असिस्टेंट कलेक्टर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं 2019 बैच के। और मेरे साथ हैं नील मार्टिस, जो कि लेजिट डॉग के को-फाउंडर हैं। सो वेलकम यू ऑल। सबसे पहले शुभम, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ, और मैं ये जो समझना चाहता हूँ, थोड़ा-सा अगर आप अपना बैकग्राउंड बताओ कि फ्रॉम वेयर योर जर्नी स्टार्ट, फ्रॉम वेयर यू बिलॉन्ग टू, एंड फ्रॉम वेयर योर जर्नी स्टार्टेड, एंड हाउ इज़ योर डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट कैसा है? बहुत एडवांस्ड है, पिछड़ा हुआ है? और आपको कैसा लग रहा है आईएएस बनना भी देश में हजारों लाखों जो नौजवानों का एक सपना होता है, तो ये सपना पूरा होता जब हुआ, और अब जब उस सपने को पूरा जब हो लिया और अब कुछ करने का मौका मिल रहा है, तो कैसा फील हो रहा है? इफ यू कैन जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू काशिफ फॉर हैविंग मी हियर। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और हालांकि मैं बिलोंग जयपुर से करता हूँ, बट मेरी ज़्यादातर पढ़ाई जयपुर से बाहर हुई है। कुछ समय के लिए मैं महाराष्ट्र में भी रहा था, धानू रोड में। और बाकी समय मेरी पढ़ाई वापी एक ज़िला है गुजरात में, वहाँ पर हुई। और उसके बाद मेरी जो कॉलेज है वो इकोनॉमिक्स में हुई, दिल्ली से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और मैं फिर मास्टर्स किया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। आप जो लॉ डिग्री की बात कर रहे थे वो हमें लबासना से मिली थी। दैट वाज एन एलएलएम प्रोफेशनल डिग्री, एनएलयू दिल्ली से। तो वो भी एक फॉर्चुनेटली एक डिग्री मुझे मिली है। उसके अलावा जब मैं कॉलेज में था, दिल्ली में था, तब वहाँ पे मैंने अपनी तैयारी शुरू की। और तकरीबन 2 बार मैंने एग्जाम, यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है, 2 बार निकाला है। दूसरे अटेम्प्ट में मुझे 366 रैंक आई थी, जिसमें मुझे ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस मिला था। और फिर एक और बार मैं फेल हुआ, फिर एक और बार मैंने चौथी बार एग्जाम दिया, तो आई वाज फॉर्चुनेट कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 6 आई थी। और फिर ओह, मुझे अमेजिंग। सीनियर एनएसए सर्विस मिला। अमेजिंग, तो अमेजिंग। जी, तो उसके बाद फिर फाइनली, जैसा कि आपने कहा कि एक सपना था मेरा कि मैं आईएएस बनूं।
और वो सपना जब पूरा हुआ तो मुझे महाराष्ट्र में आने का मौका मिला, और यहाँ पे आने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग थी नासिक में। मैं बता ओके। इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे ज़िले के बारे में पूछा कि आपका अभी ज़िला कैसा है। तो सबसे पहली पोस्टिंग मेरी नासिक में थी। नासिक अगर आप देखें तो बॉम्बे, पुणे के बाद महाराष्ट्र का तीसरा बहुत अच्छा ज़िला आप एक तरह से कहा जा सकता है, एक तरह से डेवलपमेंट हुँ, के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मेरी नेक्स्ट पोस्टिंग हुई गढ़चिरौली में, जो एक ऐसा ज़िला है जो महाराष्ट्रियन ज़्यादातर जानते भी नहीं कि गढ़चिरौली एक महाराष्ट्र का शायद पार्ट है। और उसका कारण इसलिए कि वो इतना पिछड़ा हुआ है, इतना हुँ, बैकवर्ड है गढ़चिरौली कि इमेजिन कीजिए जब हम गढ़चिरौली में पहली बार आ रहे थे, मैं और मेरे बैचमेट 2 लोग हम पोस्टेड हैं यहाँ पे, हुँ, तो हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था, हमारे फ़ोन से नेटवर्क चला गया। सिर्फ़ बीएसएनएल यहाँ पे आता है, वो भी सिर्फ़ 2G आता है। जस्ट इमेजिन कि जहाँ पे 5G ऑक्शन हमारा देश कर रहा है, वहाँ पे हुँ, हम आज 2G के ज़माने में हैं, आज भी। तो एक बहुत ही डिफरेंट चैलेंजिंग स्पेस है यहाँ पे काम करना। और हम लोग गढ़चिरौली के भी साउथ पार्ट में हैं, जैसे कि आपने बताया मैं असिस्टेंट कलेक्टर और सब डिविजनल हुँ, ऑफिसर हूँ। इन एटापल्ली सब डिवीजन, जहाँ पे 2 ब्लॉक आते हैं, एटापल्ली और भामरागढ़। तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी, बट ये बहुत ही एक चैलेंजिंग जगह है। यहाँ पे हुँ, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि इतना चैलेंजिंग है कि आपके पास समय भी होता है कि आप कुछ नया ट्राई करें। तो उसी ट्राई करने के मौके से और मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस जो नासिक में रहे थे, उस हुँ, चीज़ों को सोच के हमने ये कोशिश की कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें एटापल्ली में कि लोगों को लगे कि ये मतलब लोग शायद इसी वजह से एटापल्ली और गढ़चिरौली को जान जाएँ और इस ब्लॉकचेन एंड पॉलीगॉन को इसी वजह से जान जाएँ कि ये बहुत ही पागल आदमी है। ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे लोग हुँ, नेटवर्क नहीं है, 2G नहीं है, ये ब्लॉकचेन और वेब 3 और पता नहीं किस-किस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एंड दैट्स हुँ। एक्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंड कि किसी ना किसी तरह से हम गढ़चिरौली को फॉर्च्यूनेटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी इस प्रोजेक्ट का डिस्कशन हुआ था। तो दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंड कि लोगों को लगा कि नहीं गढ़चिरौली में ये कैसे हो सकता है? दिस इज़ नॉट इवन हुँ, पॉसिबल। But that's हुँ। exactly what we did, and we are still trying to sort of further that. वाओ! दिस इज़ लाइक सो इंस्पायरिंग शुभम, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आस-पास अपने लोगों से मैं जब बात करता हूँ, आईएएस ऑफिसर बनना सपना होता है। मतलब शायद ही इंडिया में कोई ऐसा यूथ होगा जब उस अपनी कॉलेज की, स्कूल की पढ़ाई कर रहा होता है तो उसको ये बोला नहीं जाता है या उसको फ़ील नहीं होता है कि यार मुझे एक दिन ये करना है। तो फाइनली जब शुभम जब ये ज़िम्मेदारी मिली, तो अंदर से फ़ील कैसा होता है कि और ऊपर से इतना पिछड़ा हुआ इलाका मिला, तो यहाँ आके फ़ील कैसा होता है? मतलब हाउ डू यू फ़ील कि मैं कैसे इन लोगों की लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर सकूँ? और ये जो आइडिया आया अल्टीमेटली कि यार ऐसा करते हैं, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ये आइडिया कैसे आया? लेकिन उससे पहले जब ये इतना पिछड़ा हुआ इलाका है, तो कभी ऐसा भी हुआ कि बहुत दुखी महसूस हो, अंदर से दिल टूटा कि यार देश में ऐसी भी स्थिति है कि ऐसे ज़िले में कुछ ऐसी भी परेशानियाँ हैं? मैं सच कहूँगा काशिफ़ आपसे कि जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था, तो मैं ज़िले के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं अपने बारे में सोच रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे कहाँ आ गया हूँ, यहाँ पे फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है, बाढ़ हर साल आती हुँ, है। मैंने क्या बिगाड़ा हुँ, ऐसा कि मुझे ऐसी जगह पे भेजा गया? मैं अच्छा काम कर रहा था वहाँ पे। ये सब थॉट्स मेरे जेनुइनली बहुत ही सच बता रहा हूँ, ये थॉट्स हुँ, मेरे दिमाग में थे। जब मैं आया था तो मेरे पास हुँ, घर भी नहीं था, ऑफ़िस भी नहीं था, गाड़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पे मेरे पास। तो सब कुछ बनाने में समय लगा, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट शुरुआत के 2 से ढाई महीने में मैं सिर्फ़ हुँ, अपने बारे में सोच रहा था कि मुझे एक बार अपने आप को सेटल करना है यहाँ पे। उसके बाद मैं ये सोचना शुरू करूँगा कि मुझे लोगों के लिए क्या करना है। एंड हुँ, प्रोबेबली इट वाज़ सबकॉन्शियस इन माय माइंड कि जब तक मैं अपने जीवन में थोड़ा ये आगे-पीछे नहीं सॉल्व कर पाऊँगा, तब तक मैं बाहर का कैसे सोच पाऊँगा। हुँ, तो मुझे एक थिंकिंग स्पेस सॉर्ट ऑफ अपने लिए बनाना पड़ा बोथ मेंटली एंड फिज़िकली। जब वो हुँ, स्पेस बन गया, तो उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि यहाँ पे लोगों के लिए क्या-क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे हुँ, एक प्रॉब्लम हमारे सामने आई कि यहाँ पे रोड नेटवर्क थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन रोड्स कि ऐसे कौन-कौन से बड़े ब्रिजेज़ हैं जो हमें सॉल्व करना चाहिए, जो हमें बनाने चाहिए। फिर हमें सामने आया कि यहाँ पे नेटवर्क का एक बहुत बड़ा इश्यू है, कि हुँ, मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुँच रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा इश्यू हमारे सामने जो आया वो था अवेयरनेस का, कि लोगों के हुँ, दिमाग में एम्बिशन नहीं है। मतलब जो हमारे यूथ है, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है देश का, जो इतना इम्पोर्टेंट है, दैट डिविडेंड इज़ नॉट एम्बिशियस, दे आर नॉट इमेजिनिंग एनीथिंग अदर देन बीइंग ड्राइवर्स एंड बीइंग नर्सेस एंड हुँ, बीइंग पुलिस कांस्टेबल्स। अगर आदमी को पुलिस में भी जाना है तो कोई आईपीएस नहीं बनना चाह रहा है यहाँ पे, सब कांस्टेबल ही बनना चाह रहे हैं। सो हुँ, वो एम्बिशन को कैसे बढ़ाया जाए? सो टू सॉर्ट ऑफ क्रिएट दैट एम्बिशन, हमने ये सोचा कि यार कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं यहाँ पे कि वी आर एबल टू सॉर्ट ऑफ गिव दैट माइंडसेट टू इन फ्रंट ऑफ द पीपल कि यार अगर ये आदमी कर सकता है या फिर ऐसा भी कुछ यहाँ पे हो सकता है, तो प्रोबेबली वी शुड थिंक ऑफ समथिंग एल्स, प्रोबेबली वी शुड ट्राई टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, प्रोबेबली वी शुड ट्राई टू थिंक ऑफ imagining a career in tech, because tech is something which is very which has great equity, if I can put it that way. Tech is something जहाँ पे गढ़चिरौली भी वही है और नासिक भी वही है, बिकॉज एज लॉन्ग एज आपके पास 4G पहुंच रहा है तो नासिक भी वही है और गढ़चिरौली भी वही है, कोई फर्क नहीं हुँ, पड़ता उस बात से। हुँ, तो दैट वाज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड दैट वाज द काइंड ऑफ थॉट बिहाइंड इट।
अब ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में क्यों आया, बिकॉज जब इससे पहले मैं नासिक में था, तो नासिक में जब मैं था तो मेरे पास तहसीलदार का चार्ज था कुछ समय के लिए। तो उस समय पे मेरे सामने एक केस आया था जहाँ पे एक फॉर्मर एमएलए थे, उन्होंने फेक कास्ट सर्टिफिकेट बना के, फेक अपने आप को, अब आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं बिफोर आई गो बैक टू द स्टोरी, कि हमारे देश में जो ट्राइबल लैंड होते हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती है, उनकी जमीन को खरीदने बेचने के लिए कुछ अतिरिक्त कानून है, कुछ और स्ट्रिक्ट कानून है जिनको फॉलो करना पड़ता है। एक तरह से कह सकते हो कि परमिशन थोड़ा 2-3 लेवल ऊपर से मिलती है अगर उसको खरीदी बेचनी करना हो। अगर आपको और मेरे को खरीदना है या बेचना है तो हमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए, बट उनको चाहिए होती है। तो बट इन दैट केस जो फॉर्मर एमएलए थे, उन्होंने अपना फेक कास्ट सर्टिफिकेट बना के और किसी बहुत सारे आदिवासी लोगों से, तकरीबन 100 हेक्टेयर के आसपास वो जमीन थी, वो जमीन उन्होंने अपने आप नाम पे ले ली। और जब मैं वहां पे गया तो मेरे सामने एक केस आया और वगैरह सब कुछ हुआ, तो फाइनली मैंने उनसे वापस जमीन लेके वापस आदिवासी लोगों को दे दी। बट ओह! ये जो किस्सा था मेरे दिमाग में रह गया। एक कारण इसका ये था कि आई रियलाइज दैट किसी भी एसटी के लिए मे बी आधार कार्ड से भी शायद शायद ज्यादा जरूरी एक डॉक्यूमेंट, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट कोई है तो वो है कास्ट सर्टिफिकेट। और उसका हुँ, कारण ये है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जितने भी सरकारी बेनिफिट्स है जो स्पेसिफिकली ट्राइबल लोगों के लिए आते हैं, जो स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल लोगों के लिए आते हैं, उनके लिए एकमात्र सर्वोत्त इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कोई है तो वो है कास्ट सर्टिफिकेट। तो हुँ, इसलिए हमने सोचा कि लेट्स ट्राई टू डिवाइस अ वे जिसमें हम ऐसा कुछ कर पाए कि वो कास्ट सर्टिफिकेट फुल प्रूफ हो जाए, इम्यूटेबल हो जाए, जिसको फॉल्सिफाई करना, डुप्लीकेट करना इज हुँ, बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल। तो वही करने की कोशिश की, उसमें हमारी हेल्प की महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी से ने, जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित हुँ, हैं। तो उनके थ्रू आई गॉट इन टच विद नील एंड लेजिट डॉक, एंड दैट्स हाउ वी वर एबल टू क्रिएट अ प्रोडक्ट जो आई कैन वेरी प्राउडली से दैट दिस इज समथिंग which we were able to execute in a place like this. It may sound to be something which is not huge, but it is extremely huge हुँ, because again very proudly say, and I think नील probably से ज्यादा बता पाएंगे क्योंकि उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद मुझसे बहुत ज्यादा बिजी नील हो गए हैं। तो उस प्रोजेक्ट को बहुत जगह पे टेकअप किया जा रहा है, एंड दैट्स आई थिंक स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द सक्सेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। या एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मतलब आप सोचो कि जब देश के प्रधानमंत्री और देश की कैबिनेट ये डिसाइड करती है कि हमें अपने लोगों को अपलिफ्ट करना है, जो लोग पिछड़े हुए इलाकों में हैं और जो लोग सोसाइटी जो पिछड़ी जातियों से हैं, उनको ऊपर लेके आना है, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाना है, उनके लिए वो एक फंड्स एलोकेट करती है। अब वो अगर उस आदमी तक पहुँचे ही नहीं, जो आदमी डिज़र्व करता है, जो आदमी जेन्युइन है, अगर वहां तक वो पहुंचेगा ही नहीं तो ऑब्वियसली वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। और बीच में हम सब जानते हैं कि इतने मिडलमैन होते हैं और ये जो फ्रॉजरी जो है ये बड़ी कॉमन चीज है, मतलब इंडिया में नहीं ग्लोबली इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम शायद ही होगी कि जहाँ के डॉक्यूमेंट्स को फेक कर दिया जाता है और उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रहती। बट मैं नील से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि नील, आई एम श्योर कि वंस व्हेन मिस्टर शुभम गुप्ता मस्ट हैव अप्रोच्ड यू, he must have got an idea beforehand that this could have been done through centralized databases as well. Somebody there would have been this thing in his mind as well, that why Ethereum or blockchain is one of the solution, but there are centralized solutions as well. So what were his initial questions? What were his apprehension? Because we also understand that in our country, we till date we have not been able to really accept public blockchains in mainstream. So there must be some apprehensions in his mind. What was his initial thought about blockchain, or how you were able to differentiate between the private and the public databases? What was your experience when you first met him? Yeah, so thanks, Kashif, for having me on this part. Hope my audio is Yeah, yeah, it's really audible, absolutely, right? Yeah. absolutely. So again, when basically this query had come from Shubham sir to us, and then I started speaking to him. We gave a series of presentations. So to my surprise, so he didn't have this apprehension about whether I need to go for a centralized database system or blockchain system. His mind was really Okay, clear okay. that this kind of system has to be done on a blockchain, because So even though he comes from, he had done, you can say that he has done his homework before reaching out to you. yeah, exactly. Yeah. So that what was surprising to me is that he comes from a non-tech background. Uh, Mm. Definitely, he's one of the top cranes in India with such an IAS ranking. But still, understanding this kind of complex IT Yeah, yeah, systems requires good level of IT, technical knowledge, right? But yeah. still, he had a very, very good sound knowledge about how centralized systems work, a fairly knowledge of how decentralized systems like blockchains work, and
his requirement was very particular, right? For example, I want to do this using a blockchain based system. You tell me what are the ways to do it and which is the best way to do it. So I didn't have to go through this difficult path of convincing Shubham sir, you shouldn't go, do this system ideally on a system like DigiLocker, which is a centralized system. Yeah. Instead of that, you should go for a blockchain system. I didn't have to go through this painful part. So Oh, he saved me from that. And I think I wouldn't say it as an apprehension, but it was more of a doubt, right? Or for example, whenever, especially in India, in public sphere, whenever you hear the word blockchain, so what usually that gets peddled across, especially the administrative sector, is people try to educate them more on the private blockchain or enterprise blockchains yeah, side, yeah. right? Not a public blockchain. So this was one of the common questions, right? What are these two solutions? What is the difference between private blockchains? What is the difference with public blockchains? And here is my problem statement, where which blockchain stack would be better suitable for this, right? And we had a simple session whereby I made him understand, what is a private blockchain offering, and where in which limited areas private blockchains will be useful, and a use case like this whereby there is a single issuer. See, for example, that if I have to take a step back, right, why to use a blockchain? So the blockchain is all about establishing a trustless mechanism. So there are n number of parties, and you want to have a trustless platform between them. Here, what is the use case that we have? Here there is Maharashtra government, which is represented by Shubham Gupta sir in his constituency, and SDM Shubham Gupta sir issues caste certificates to his constituency people, right? So who are the stakeholders here? Here there is a single issuer, and there are n number of users who are the citizens of the constituency, and there could be some n number of other stakeholders, right, who could be the potential verifiers. We do not know. Now the next question was whether to do it on a private blockchain or a public blockchain, right? Hmm. So the question of doing this implementation on a private blockchain was nonsensical because there is a single issuer. So if Shubham sir himself, hosts 5 nodes and calls it a blockchain, and anybody can Hmm. come to my blockchain and verify it, the concept becomes nonsensical. Better do it on a centralized system, right? The reason then we presented to him how public blockchains are, and the neutrality of public blockchain, the tamper-proofness of public blockchain, the open source innovation of public blockchains, and how these platforms act as a immutable neutral resources, right? And Mhm. these are the platforms, public blockchains are platforms whereby if you commit this kind of identity documents, or the settlement of truth can be done on identity documents, so that this becomes a trustless platform which is not even owned by the government. So this point we conveyed it to Shubham sir, and he easily it captivated his mind. Hmm. And Hmm. and one thing to note was, especially for me, is he was not caught up with this concept of, hey, public blockchains will use crypto as an underlying technology, should I go about that? Yeah. Question was never there. So for us, from our company point of view, our journey with the Gashuli district administration or with Shubham sir was pretty seamless. Oh, that's amazing. तो शुभम सर ये बताइए कि अभी तक जैसे ये सर्टिफिकेट्स हैं, कितने इश्यू हो चुके हैं? और कोई ऐसा इंसिडेंस बताएँगे कि इसको करने इस सिस्टम को फॉलो करने से आपको कोई डिफरेंस फील हो रहा है, या आपके डिपार्टमेंट में आपके लोगों ने एक्नॉलेज किया कि नहीं सर, वाक़ई में इस सिस्टम के बाद से ना अब हमें ये दिक्कत नहीं आ रही है? मतलब कुछ आप देख रहे हो कि कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, या कुछ फ्रॉडरी के केस में कमी आई है, या लोगों तक उनको बेनिफिट्स पहुँच पा रहे हैं, और अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सीमलेस और एक्यूरेसी बढ़ी है उसमें? आप म्यूट पे हैं अगर, हाँ जी। जी, एब्सोल्युटली काशिफ। इनफैक्ट जब से हमने सिस्टम, सो अभी जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो फुल इम्प्लीमेंटेशन मोड पे हम 20 तारीख को इमेजिन, यानी कल के दिन हम शायद इसको फुल इम्प्लीमेंटेशन मोड पे ले आएंगे। बट मीनवाइल व्हाट यू आर सजेस्टिंग, ये सारे बेनिफिट्स होने ही वाले हैं। उसका कारण बहुत सिंपल सा है कि जब मैं एज एसडीएम, आई होल्ड अनदर ऑफिस हियर व्हिच इज द प्रोजेक्ट ऑफिस फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट, तो उसके अंदर सारा डेवलपमेंट होता है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स जहाँ पे हमें बेनिफिशियरी सिलेक्शन करना होता है। एंड द मेजर प्रॉब्लम विद अगेन, आपको थोड़ा सा जगह के बारे में बताता हूँ। एटापल्ली और भामरागढ़ में अखबार नहीं आता, किसी भी तरह का अखबार नहीं आता उसका। अगेन, तो आज इतना भी ऐसी जगह है? हाँ, अखबार, कोई भी अखबार नहीं आता। सो वी डू नॉट गेट इन न्यूज़पेपर। तो अगर गवर्नमेंट को किसी भी स्कीम को एडवर्टाइज करना है, तो वी हैव नो वे रादर देन एक्चुअली गोइंग टू द पीपल, बिकॉज हमारे को नेटवर्क भी नहीं आता, अखबार भी नहीं आता। सो हम लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? So we have to actually physically go to the people and ask them to fill a particular form for a particular scheme, और फिर हम बोलते हैं कि भाई ये वाले स्कीम का ये वाला फॉर्म भर दो, और फिर
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जो प्रॉब्लम आप न्यूज़ में देखते हो ना कि एक नौकरी आती है तो 100 लोग आते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे 100 नौकरी के लिए 10 ही लोग आते हैं, 90 हम ढूँढ के लेके आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग है। बहुत अलग तरह से हमें यहाँ पे काम करना होता है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी इसलिए आसान हो जाएगी बिकॉज़ वन्स ये सारा डेटाबेस चला जाएगा, तो हमारे पास एक सर्टेन सेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा, व्हिच मीन्स वी हैव अ सर्टेन सेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ऑथराइज्ड बेनिफिशियरीज आल्सो, जिसके अंदर से फिर हम डेटाबेस को सॉर्ट करके, फिल्टर करके, हमें वो बेनिफिशियरीज हम घर पे बैठे-बैठे चुन सकते हैं, जो हम शायद नहीं ढूँढ पा रहे थे बिकॉज़ वी डिड नॉट नो कि किसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, किसके पास नहीं है। आज भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम बेनिफिशियरी चुन लेते हैं, फिर हम लास्ट में हमें वो बेनिफिशियरी हटाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है या अनफॉर्चुनेटली हम उसे लाभ नहीं दे पाते हैं बिकॉज़ उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं। सो ऑल दैट प्रॉब्लम विल बी रिज़ॉल्व्ड। और अगेन जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये कास्ट सर्टिफिकेट की फोर्जरी या डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम गडचिरोली में थी, ये मुझे नहीं पता। मैंने अभी कैसा कभी कहीं कहा भी नहीं है। बट ये एक प्रीएम्प्टिव मेजर था और मोर देन दैट इट वाज अ टू-फोल्ड इनिशिएटिव टू वन डू अ पायलट एनीवेयर इन महाराष्ट्र सो दैट द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट फील्स कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि ये कहीं ना कहीं पे हो सकता है तो वहां भी हो सकता है, और जो कि मुझे लगता है कि शायद वहां पे किसी न किसी फॉर्म में अभी टेकअप किया भी जा रहा है। और दूसरा टू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग दैट टेक्नोलॉजी टू एटापल्ली एंड गडचिरोली। सो इट वाज अ वेरी टू फोल्ड इनिशिएटिव जहां पे हम चाहते थे कि लोगों को पता चले कि ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, वेब 3 क्या होता है। तो ये दोनों चीजों का पर्पस जो हमारा था वो ये था। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई ऐसा मेरे सामने केस आया कि डुप्लीकेसी हो रही है, फोर्जरी हो रही है, उसके बाद मैंने इसको ठीक करने की कोशिश की। ऐसा नहीं था इसमें। बट मैं एक चीज ऐड करना जरूर चाहूंगा कि जो पिछला सवाल आपने नील से पूछा कि क्या क्या मेरी अप्रीहेंशन है, मेरी एक बहुत बड़ी अप्रीहेंशन ये भी थी और आई एम श्योर सबकी होती है कि प्राइवेसी का क्या होगा, लोगों के डेटाबेस का क्या होगा। तो वहां पे जो नील और मेरी जो 5-6 क्लासेस हुई, एक्चुअली ही वाज माय टीचर एंड ही वाज टीचिंग मी, तो मेरी उसके साथ जो 5-6 क्लासेस हुई उसके बाद मुझे बहुत ही क्लियर ये हो गया एंड आई एम आई थिंक 10 टाइम्स मोर कॉन्फिडेंट अबाउट वेब 3 नाउ कि क्यों इसको किया जाना चाहिए एंड उसके कितने फायदे हो सकते हैं डिस्पाइट ऑल एप्रीहेंशंस व्हिचएवर पीपल हैव एंड आई आल्सो हैव। Amazing. Neil, now I want to get into a little technicality. Uh, how is it possible? Like, what is the process like? So, uh, once the certificate has been issued, say suppose, is there a QR code? One need to just scan it and can just go to the blockchain and figure out what blockchain you have used. If you can just go into a little bit of technicality and just explain us how it was technically done from your end. And what about Sure. the gas issues? Because we all know that to do even a smallest of transaction on Ethereum blockchain, you need to spend gas fees. So how you have taken care of that as well? If you can just tell us. Sure. So one small correction I want to do is this implementation is done on, again, Polygon. we could call it as Ethereum. It is on Polygon, but a Yeah, layer two Polygon, of layer twos. Yeah, Ethereum, yeah. right? Okay, so Yeah, yeah. gas issues is somewhere sorted out, but Not exactly. not exactly. So Not obviously when yeah, the transaction will happen in scale. yeah, So yeah. just let me know how gas fees issues. Who will bear the gas fees, and how this system was evolved technically. Sure. So that would require me to spend about 2 minutes about to explain this. But let Yeah. me give you a brief about how currently this system was working and how, without touching the entire system, right, we wanted to take up a small portion of it and Hmm. introduce Web3 there for the verification aspects of it and Hmm. and show that this is how the verification should be, and probably the entire issuance of the state of the caste certificate should happen in this way. Now, taking a step back, in Maharashtra there is a system called as Maha Online. So Hmm. it's a centralized system that is developed by Maha IT, that is IT wing of Maharashtra, whereby let's say somebody, that's me, I make a application for a caste certificate, right, online, or there are some centers called as common service Hmm. centers, whereby I go to that website or to this common service center, I go there and I make an application for caste certificate Hmm. with all the supporting documents. And once the application is made, this particular application is then routed through village level officer, a talati, then to a tehsildar officer, and after it goes through several rounds of checks, Hmm. finally it comes to the SDM, the sub-district magistrate of the particular that section. In this case, that is Shubham Gupta, and SDM is the authorized individual who will be issuing this caste certificate. All right. And previously, what used to happen is SDM used to put his digital signature on that particular centralized platform, and everybody used to get a caste certificate, printed form of caste certificate. But
again, this system has been designed in a certain robust way, but let's say for example tomorrow Shubham sir has got this caste certificate and he comes and gives to you, who you are a potential employee or a verifier. There is no way for you to instantaneously verify the certificate, so this functionality was missing. So what we did was, so we wanted to pilot a solution such that we do not disrupt the entire process, because the government will not be ready to give you access to the entire system, right? So, and we wanted to introduce blockchain to the verification aspects of it. Yeah. So what we did is, we did not disturb the process of the initial checks and balances that happens on the system. And finally, as I told you, it comes to Shubham Gupta's sir's end, right, for him to issue this certificate, and he'll go ahead and even issue the certificate on the platform. But what we did is, the moment Shubham sir gets access to this finalized certificate which he issues, Mm. so we have developed a custom application, and in a caste certificate there are, let's say for example, 4 to 5 important fields, such as name of the applicant, then his caste, where he is from, what is his subcaste, 5 to 6 important data, right? What our system does it, it's a standalone system at Shubham sir's office end, meaning any third party, including us, do not have access to this system. Mm. And this particular application, so for every individual certificate application that has come, it will parse. Basically, it will take these 4 to 5 inputs in every certificate as an input, and it will hash it. I'm sure your audience Oh, and you know what yeah, a yeah. hash is, right? It will Oh, find the hash of all these 4 to 5 got fields. it. Then again, Mm. we will compress this entire 5 or 6 hashes into a single hash via Merkle trees or vector commitment, Mm. and we produce a single Merkle root for this, right? And Mm. similarly, at the same time, along with for every certificate there will be a corresponding Merkle root, but Mm. these certificates are issued in batches. Let's say for example, Shubham sir tries to issue 1,000 certificates right now. Mm. So there are 1,000 individual Merkle roots, and we have a mechanism to combine further all these 1,000 into a single hash. And this Mm. particular hash will be published on a open blockchain, like a Polygon Mm. blockchain smart contract, right? Saying that this hash has been put onto the public blockchain by the SDM of Itapali using a digital signature Mm. mechanism. And once this Merkle root is put onto the blockchain, our system will compute something called as unique proofs. And Mm. again, I'll not get into the cryptography. The nature of this unique proofs is such that when you combine the final resultant, that Merkle root for every certificate, right, with this blockchain proof, you will end up with the final root put onto the blockchain. Mm. So this is how the property of this particular transaction is. And the moment I commit a transaction onto blockchain, the blockchain will give you something called as transaction ID. So I'm sure Mm. all of us who are dealt with the crypto space, whenever you try to transfer one coin from one wallet to other, you'll get a transaction ID, right? A similar transaction ID we will receive from the blockchain. And what we will do is, we will generate a QR code on the issuer side itself, which will consist of these 4 to 5 important fields, plus the transaction ID, plus some blockchain proofs, and embed this QR code into the original certificate that Shubham was supposed to generate. And this Mm. particular certificate will be given to the beneficiaries. Beneficiaries can print this certificate, even take a digital format, which is not possible in Gatsuli. Everybody takes a printout. Now there is a blockchain enabled QR coded certificate that lies. And apart from the issuance, we have Mm. even developed a verification DApp as well, which is an open source DApp that any DApp that you develop on public blockchains is open Got it. for auditing, open API access, everything is there. And currently it is deployed on the Gatsuli website. So whereby anybody, whoever has this certificate, and there are instructions on the certificate itself, if they want to verify the certificate, just by scanning the QR code, they can verify it. Basically, during Got it. scanning of QR code, what will happen? It will read all the 4 to 5 fields. It will hash this progressively, combined with the blockchain proof that is there, and check whether this was settled on the blockchain by Shubham Gupta. So Yeah, even yeah. if Got there it. was one change in the document, we'll be able to see it. And We'll if be at able all to it see. is authentic, we will even populate these fields on the screen, saying that this is a credential. Please, check with the certificate that we have. Got it. So I think Thanks a you lot. got I how it got it. works. Yeah, Yeah. yeah, yeah. So मैं अपने व्यूअर्स को हैश वैसे भी एक दिन आपको प्रॉपर्ली एक सेशन के थ्रू मैं समझा दूंगा, बट बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी है उस सर्टिफिकेट्स के जो इनपुट्स हैं, मेजर इनपुट्स हैं,
उसको वो जो पूरा आर्बिट्री जो डेटा है वो सारा हैश में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो हैश है बेसिकली वो हैश जो है आप ब्लॉकचेन पे आप स्टोर कर लेते हो। तो अगर अगर कोई भी अगर चेंजेस अगर उसमें वो जो हैश एक बार जब ब्लॉक के अंदर अगर एक बार जब स्टोर हो जाता है तो उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, वो इम्यूटेबल होता है, राइट? तो कोई भी आपको अगर हैश अगर आपका वो सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी को जांचना है तो उस सर्टिफिकेट को दोबारा से हैश के प्रोसेस के थ्रू लेके जाओ। वो जो हैश आएगा वो मैच करना चाहिए वो जो ब्लॉकचेन पे जो हैश है उसके साथ। अगर वो मैच नहीं करेगा तो सर्टिफिकेट फेक है। क्लियर हो गया? और इसको और डेप्थ के अंदर मैं समझाऊंगा, लेकिन शुभम सर ये बताइए कि क्या सिर्फ सर्टिफिकेट्स तक ही ये रुकेगी कहानी, या इसकी सक्सेस के बाद आगे और एरिया में, तो मुझे तो लगता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर है शायद ही कोई ऐसा एरिया हो जो ब्लॉकचेन पे नहीं आ सकता, क्योंकि डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमा, ये सब चीजें तो आ ही सकती हैं। तो क्या गाड़ी यहीं तक रुकेगी, या आगे भी और डिस्ट्रिक्ट में भी ये बात फैलेगी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में और डिस्ट्रिक्ट में भी इसको पायलट की तरह और बोला जाएगा यार कि एटापल्ली में ये हुआ है, इसको यार और जगह पे भी फॉलो करना है? हाँ, बिल्कुल काशिफ़ इनफैक्ट ये ऑलरेडी बोला जा रहा है, जितना मुझे पता है हुँ, शायद नील को मुझसे ज़्यादा पता है बट हुँ, ये शायद हो रहा है और कहीं न कहीं काफ़ी अच्छे लेवल पे हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि शायद पूरे महाराष्ट्र स्टेट एट लीस्ट विल अडॉप्ट इट। मुझे पर्सनली 2-3 स्टेट गवर्नमेंट से भी झारखंड गवर्नमेंट एंड हुँ, यूपी गवर्नमेंट से भी फ़ोन आए थे हुँ, एंड आई होप दे आर आल्सो टेकिंग इट अप। तो कहीं न कहीं जो इसका एक्सपेंशन का आइडिया था, वो कहीं न कहीं टेक अप किया जा रहा है एंड होपफुली इट विल एक्सपैंड to the extent that we imagined it to be, which is probably all India. तो ये एक हिस्सा हो गया और जहाँ तक दूसरे आपका सवाल का हिस्सा है कि क्या ये यहीं तक रुकेगा? नहीं, यहाँ तक नहीं रुकेगा। यहाँ तक रुकना भी नहीं चाहिए वरना ये प्रोजेक्ट का फेलियर होगा। तो हुँ, इसको आगे बढ़ाने के लिए अभी नील और मैं इनफैक्ट वी आर वर्किंग ऑन एक्सटेंशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन ये है कि एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो कलेक्टर गडचिरोली का प्रोजेक्ट है कि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सिटीजन डेटाबेस ऑन ब्लॉकचेन। व्हिच इज़ बेसिकली व्हाट यू आर राइटली सेइंग दैट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लोगों के कितने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट फोर्ज किया जा सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट गलत हाथों में जा सकता है। So to sort all that problem out, we are trying to create a database management system based on blockchain. Of course, it is a combination of private and public blockchain, but predominantly, I think it's a private blockchain rather than public blockchain. But I think that's the right way to go. So anybody telling that government के सारे प्रोजेक्ट डायरेक्टली पब्लिक ब्लॉकचेन पे होने चाहिए, शायद वो राइट स्ट्रैटेजी नहीं है, बिकॉज हर चीज का एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। हुँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले हम पेन एंड पेपर एरा में थे, फिर हम कंप्यूटर एरा में आए जिसमें आने में हमें 25 साल लग गए, और अब हम आज जाके वेब 3 की बात कर रहे हैं। तो वेब 3 में आने में एक समय लगेगा, एक कॉन्फिडेंस आने में, कंफर्टेबल लेवल आने में, इट विल टेक सम टाइम। और वो टाइम लेते हुए अगर हम जाएंगे तो प्रोबेबली हमारे जो सिस्टम्स बनेंगे वो फुल प्रूफ होंगे और उसके अंदर और भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होने का प्रॉब्लम शायद ना हो हमें। तो कीपिंग दैट इन माइंड, कास्ट सर्टिफिकेट को आगे बढ़ाने का तरीका क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि आज हम क्या कर रहे हैं, लगभग 65,000 सर्टिफिकेट एटापल्ली में हम इशू करने वाले हैं कास्ट सर्टिफिकेट। बट बहुत अच्छा ये नहीं होगा कि अगर मेरे पास सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एटापल्ली का एक सिटीजन हूँ, अगर मेरे पास सर्टिफिकेट है, जब मैं बड़ा हो जाता हूँ, मेरे बच्चे हो जाते हैं, तो हो सकता है कि मेरे बच्चों को भी चाहिए होगा सर्टिफिकेट, बिकॉज वो भी तो शेड्यूल ट्राइब ही होंगे हुँ, एग्जाम्पल के तौर पे। तो उनको सर्टिफिकेट लेने के लिए वापस आना पड़ना चाहिए क्या? नहीं, शायद ऐसा होना चाहिए कि अगर उनके पिताजी के पास है तो या उनकी माताजी के पास है तो उनको सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली इशू हो जाना चाहिए जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि उनके आधार कार्ड पे, उनके किसी और डॉक्यूमेंट पे लिखा है कि ही और शी is the child of this person and this person has a certificate. तो उस प्रोसेस को एक्सटेंड करने के लिए we are trying to merge the two softwares by which we will have the database of all the citizens and we will have the database of all the people who are already verified on blockchain. और दोनों को जैसे ही हम मिला देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि काशिफ रजा being a resident of Etapalli, he already has a certificate and हुँ, his son Neil is probably also asking for a certificate and that person should be given certificate without the need of any application or document. हुँ। तो लोगों की जिंदगी को कैसे आसान किया जा सकता है, दैट इज गवर्नेंस एंड वी आर प्रॉब्ली ट्राइंग टू डू दैट विद द हेल्प ऑफ इट। अमेजिंग! कितना आसान हो जाएगा। आप मैं आपकी ये बात सुन के रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि शायद हम सब एक कभी न कभी तहसील से या डीसी ऑफिस से हम लोग गुज़रते हैं और हमें कभी न कभी वो डॉक्यूमेंट्स की वो कभी नाम चेंज, कभी सर्टिफ़िकेट को इश्यू कराने के लिए लाइन में लगना पड़ता है और तरह-तरह के डिपार्टमेंट से गुज़रना पड़ता है। अगर इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, चलो मैं तो फिर भी, क्योंकि पढ़े-लिखे आदमी के लिए फिर भी ना डिपार्टमेंट्स को एक्सेस करना, बात करना, अपॉइंटमेंट लेना, फॉर्म भरना आसान होता है। लेकिन एक इंसान जिसकी एजुकेशन उस हिसाब से नहीं हुई होती और जो
कभी ऐसे ऑफिसेस का जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट आपने एक बहुत सही बात बोली कि एक किसी भी गवर्नमेंट का या डिपार्टमेंट का यही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपने नागरिकों की जिंदगी को आसान कैसे करना है। आई थिंक शुभम शुभम सर, मेरे ना आपके ट्विटर हैंडल को देखा और आपके दिन की शुरुआत एक शायरी से होती है। और वो शायरी नहीं होगी, वो इंस्पिरेशनल लाइंस होती है। मैं शायरी वर्ड तो नहीं कहूंगा, शायरी में कई बार रोमांस भी आ जाता है। मैंने रोमांस तो कहीं देखा नहीं, बट मैंने ये देखा कि यू हैव दैट एक अंदर एक दिल है, और उस दिल के अंदर एक ह्यूमैनिटी को लेके पता नहीं एक भाव है, और उसको मैंने पढ़ने की कोशिश करी, और जो आपकी ऑडियंस है वो आपको उस चीज के लिए बहुत अप्रिशिएट और लाइक भी करती है। तो उस पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अगर एंड करना चाहें, अगर हम इस सेशन को अगर 2 लाइनों से, तो कौन सी 2 लाइनें होंगी? मुझे हालाँकि अभी हिंदी हिंदी में तो कुछ मुझे लाइनें याद आ नहीं रही, बट अगर मैं अपने जीवन को समराइज़ करना चाहूँ तो मुझे 2 लाइनें अंग्रेज़ी की हैं, बट मुझे 2 लाइनें बड़ी पसंद हैं। हाँ, इनफैक्ट एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि कहीं न कहीं से मुझे वो मिली होंगी और जोड़ के मैंने बना दी है। बट वो 2 लाइनें ये हैं कि यूपीएससी जो है, या फिर एक तरह से मैं कहूँगा कि यूपीएससी, क्योंकि मेरे जीवन का एक बहुत हाँ, बड़ा हिस्सा रहा है, तो उसको मैं हाँ, थोड़ा बड़ा कर दूँगा तो लाइफ़ जो है, जो ज़िंदगी जो है, वो एक बॉक्सिंग रिंग की तरह है। मैं इसको हमेशा हाँ, कहता हूँ कि आप लड़ाई तब हारते हो जब आप गिरते हो, तब आप नहीं हारते हो। बट लेकिन जब आप हाँ, उठने से मना कर देते हो, तब आप लड़ाई हाँ, हारते हो, बिकॉज़ दैट्स समथिंग कॉल्ड व्हिच इज़ अ स्लैम डंक। सो द पॉइंट इज़ कि ज़िंदगी को जीने का एक तरीका होता है, और जैसा कि एटापल्ली में मेरे साथ हुआ कि जब हाँ, हम यहाँ पे आए, तो फिर हम गिर गए थे, लेकिन फिर हम उठे हाँ, और हमने उठ के हाँ, दोबारा जीवन को जीना शुरू किया, तो हम हारे नहीं, हम थोड़ा हाँ, धीरे थे, लेकिन हम हारे नहीं। सो पॉइंट बीइंग दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी एंथुसियास्टिक एंड हैव दैट हाँ। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इन आवरसेल्व्स। अमेजिंग, अमेजिंग। और शायद कहीं न कहीं यही जो प्रेरणा है उसकी वजह से आपका ये उठाया हुआ एक कदम पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। हमने देखा पीछे इंडिया टुडे में भी इसकी चर्चा हुई, सारे अखबारों से, शायद ही कोई दुनिया में ऐसा अखबार था, हमारा चैनल था, शायद ही, मतलब, और मैं चाहता हूँ कि इसकी आवाज़ दूर तक जाए, और मेरी ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट है कि यार आज आपको ये प्रोग्राम देख के ना एक जज़्बा आया होगा अंदर से कि सिर्फ़ आज अपने वेब 3 को हम लोग शायद सोचते हैं स्पेकुलेटिव एसेट की तरह कि मेरा यार पैसे बढ़ जाए, मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूं। एक इंसान यहाँ पे वेब 3 को देख रहा है कि दुनिया बदलने के लिए कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वेब 3 के इकोसिस्टम को इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों की जिंदगी को आसान करने के लिए। कूडोज टू शुभम गुप्ता, कूडोज टू नील नील, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और इनकी पूरी प्रॉब्लम को किस तरीके से बहुत इजी और आसान तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा पूरी तरीके से एक्सेस नहीं मिल सकता था, फिर भी किस तरीके से इन्होंने हैश करके और जो सिस्टम को जो बनाया, वो दैट इज कमेंडेबल। एंड आई थिंक आई एम सो ग्लैड, और मैं बार बार आपको बुलाता रहूंगा, राइट? और आई एम श्योर कि आपको आना पड़ेगा। आई थिंक विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। एंड कोई क्लोजिंग थॉट आप बोलना चाहेंगे आप दोनों, तो प्लीज यू कैन जस्ट से दैट। थैंक यू सो मच काशिफ, एंड आई थिंक यू राइटली पॉइंटेड आउट दैट मैं भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली जब हम वेब 3 की बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी और सिर्फ स्पेकुलेशन से पैसा बढ़ जाए, हम पैसा लगा दें, उस थॉट से बाहर निकलना पड़ेगा। और जब आप बाहर निकलेंगे तो पैसा तो अपने आप बन जाएगा, लेकिन बहुत सारी जिंदगी भी आसान हो जाएंगी। तो शायद उस थॉट प्रोसेस से काम करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। And that's थैंक यू। all. नील, एनी क्लोजिंग रिमार्क? और कहाँ पे Yeah. कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स ने आपको अप्रोच किया, और वेयर यू थिंक के और वेब 3 का इम्प्लीमेंटेशन इन एरिया के अंदर हो सकता है? Yeah, so closing remarks, I'll keep it for the end. And but before that, so some of the names I cannot disclose it because it's still at process, especially with respect to governments. But after this implementation, we have received a lot of queries even from the state level Hmm, ministries of government of Maharashtra, from Telangana government, from Jharkhand government, and even one particular amazing. government in the northeast section, for again various kinds of certifications, right? See, when I say certification, this itself is a huge area. So there are licenses, because government at the end, no matter what you say, is the issuance of largest number of identities, right? Caste certificate is an identity document at the end. So land records are identity documents. Then there are licenses. Liquor license is identity document, food license is identity document at the end. Every kind of documents of importance are under the purview of governments, and
So we have been getting queries from various kind of governments for various kind of certification, not just for caste certification, right? Then there are queries about land record system, not only issuing land records, but how can you have the backend system itself on the blockchain? This is one more kind of a query that we have been getting. Then there are a lot of important associations such as bar councils, without naming from which bar council we have got it. So because, and even healthcare councils which authenticate doctors, there are councils like this, and we have been working with such kind of councils. I cannot comment on the name of the client right now because of whatever that has been happening. So but we have been receiving a lot of interest just from Indian, even from abroad as well, from strangely from African markets, about how can you get this government kind of certifications on blockchain. So this is, I think, where Web3 can be implemented and seen quite easily, right? And obviously the use of Web3 is fractionalized ownership, everything that we are talking about in future, it's going to come, but I think it's going to take time to reach there, and this could be the right step in that direction. अमेजिंग। आप ये देखिए ना कि मैं अभी ये वीडियो करते हुए 2 थॉट मेरे दिमाग में आया कि सोचो वेब3 और उसमें संदीप नैनवाल ने किस तरीके से पॉलीगॉन को बिल्ड किया, इथेरियम की को स्केल किया और उसके बाद इसका फ़ायदा उठाया, इस और इधर से शुभम जो है, शुभम सर ने अपना एक आइडिया इनके दिमाग में आया, इधर से आपने अपनी सिनर्जीज़ तो देखिए कैसे लोग आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं इस इकोसिस्टम में और कैसे ये चीज़ सॉल्व हो रही है। So this is amazing. Like this is what we call Web3. So with this thought, thank you very much for coming. And मैं अपने ऑडियंस से ये चाहूंगा कि वो प्लीज इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करें कैसा लगा यार, आज शेयर करें लोगों के साथ जो ये कहते हैं कि Web3 का कोई यूज केस नहीं है, ये तो बस ऐसी एक हाइप है। उनसे शेयर करिए और हम्बली शेयर करिए कि देखिए कि अल्टीमेटली Web3 का किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, किस तरीके से उसको अप्लाई किया गया। तो विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच गाइस। दोबारा मिलते हैं एक और सेशन के साथ। थैंक यू। Thank you so much, Kashif. Thank you so much. Thank Bye, you. Nick. Thank you, sure. Bye. Thank you, Kaushik. Bye.